जय हिंद दोस्तों। केजीएससी क्लास में आप सभी का एक बार दोबारा स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास में जो चैप्टर हमारा चल रहा था, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसी क्रम में हम फ्रांसीसियों के आगमन का पहला भाग देख चुके थे। आज उसका दूसरा भाग देखेंगे, जिसमें हम फ्रांसीसी और अंग्रेजों, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को देखेंगे, क्योंकि ये आगे की रणनीति को तैयार करेगा कि भारत में कौन सी कंपनी व्यापार करेगी, कौन सी राजनीतिक दखल देगी और भारत में किसका वर्चस्व रहेगा। वो सारी चीज़ें आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के बाद डिसाइड होती हैं कि भारत में किसका वर्चस्व रहेगा। तो आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। देखते हैं फ्रांसीसियों के आगमन। मैंने अगले क्लास में, जो पिछला क्लास हुआ था, उसमें आप सभी को बता दिया था कि फ्रांसीसी जब भारत में आते हैं तो उसके बाद इनका अन्य कंपनियों के साथ जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष का क्या नतीजा निकलता है। साथ में मैंने ये भी बता दिया था कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के प्रारंभ कहाँ से होता है। लेकिन आज के क्लास में एक बार दोबारा हम देखेंगे कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का प्रारंभ कैसे और क्यों होता है। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद के अधीन कर्नाटक था, लेकिन जो कर्नाटक का नवाब था, ये स्वतंत्र शासक करता था, ये स्वतंत्र शासन करता था तो ये हैदराबाद के निजाम के अधीन, लेकिन यहाँ का नवाब एक स्वतंत्र रूप से शासन करता था। कर्नाटक पे मराठों ने आक्रमण किया। 1740 में मराठों ने कर्नाटक पे आक्रमण कर दिया और यहाँ का जो नवाब था दोस्त अली, इसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद इसका जो उत्तराधिकारी है चंदा साहिब, चंदा साहब को अपने साथ ले गए। ये तो भारत की कंडीशन बन रही थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध के पहले मराठों ने कर्नाटक पे आक्रमण कर यहाँ के नवाब की हत्या कर उसके उत्तराधिकारी चंदा साहब को अपने साथ ले गए। अब दूसरी तरफ हम देखेंगे यूरोप में। यूरोप में देखेंगे, एक तरफ ऑस्ट्रियाई युद्ध, साथ में देखेंगे अमेरिका के लुइसबर्ग के उत्तराधिकार के लिए या अमेरिका के उपनिवेश के लिए, अमेरिका के उपनिवेश के लिए। और ऑस्ट्रियाई युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों आपस में युद्ध कर रहे थे, या इन दोनों का संघर्ष चल रहा था। भारत में मराठों ने कर्नाटक पे आक्रमण किया, दोस्त अली की हत्या की और चंदा साहब को अपने साथ ले गए। दूसरी तरफ यूरोप में क्या है, यूरोप में देखेंगे फ्रांसीसी और अंग्रेज ऑस्ट्रियाई युद्ध और अमेरिकी उपनिवेश को लेकर आमने सामने थे। ऑस्ट्रियाई युद्ध और अमेरिकी उपनिवेश के कारण इन दोनों के बीच में यूरोप में संघर्ष चल रहा था। लेकिन भारत में फ्रांसीसी कंपनियां ये चाहती थी कि हम शांति समझौता या शांति बनाए रखें और भारत में केवल व्यापार पे ध्यान दें। लेकिन जो अंग्रेज हैं ये इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। मतलब अगर अमेरिका में या अमेरिकी उपनिवेश को लेके यूरोप में झगड़ा चल रहा था दोनों कंपनियों के बीच में, तो वो कंपनियां भारत में भी आमने सामने थी, लेकिन डुप्ले या फ्रांसीसी चाहते थे
कि भारत में शांति बनाए रखी जाए, लेकिन अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं थे। अब जब चूंकि अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं थे, तो दोनों के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था। अब संघर्ष का प्रारंभ कैसे होता है? डुप्ले भारत में शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहता है, लेकिन अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं है। अब क्या होता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध के पहले आप देखेंगे कि अंग्रेज वार्नेट, जो यहाँ गवर्नर था, वार्नेट क्या करता है, एक फ्रांसीसी जरबेड़ा को छीन लेता है। अब जब वो फ्रांसीसी जरबेड़े को छीनता है या पकड़ लेता है, तो डुप्ले इसकी शिकायत नवाब से करता है, क्योंकि दोनों कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं और अगर दोनों में झगड़ा होगा तो नवाब भी इसमें दखल देगा। तो इसीलिए जब वार्नेट ने फ्रांसीसी जलबेड़ों को पकड़ लिया, तो डुप्ले ने इसकी शिकायत किससे किया? नवाब से किया। नवाब ने अंग्रेजों को मना किया, लेकिन अंग्रेजों ने नवाब की बातों पे ध्यान नहीं दिया। अब जब नवाब की बातों पे ध्यान नहीं दिया, तो डुप्ले तो चुप बैठने वाला नहीं था। डुप्ले ने क्या किया, मॉरिशस के गवर्नर, जिसका नाम था ला बुदेन, इसको बुलाया। ला बुदेन 3000 सैनिकों के साथ आता है और डुप्ले और लाबुदेन मिलकर मद्रास पे अधिकार कर लेते हैं। ये पहला युद्ध की अभी कंडीशन बन रही है। दोनों मिलके मद्रास पे आक्रमण कर लेते हैं और आक्रमण करने के बाद मद्रास पे अधिकार भी कर लेते हैं। जब मद्रास पे अधिकार हो गया, तो वार्नेट जो था, या जो अंग्रेजी गवर्नर था, इसने इस बात की शिकायत किससे की? नवाब से की। पहले फ्रांसीसियों ने नवाब से शिकायत की, लेकिन अब जब मद्रास पे फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया, तो अंग्रेज अब दोबारा जा रहे हैं किसके पास? नवाब के पास, शिकायत लेके कि मद्रास को फ्रांसीसियों ने छीन लिया है। मद्रास को छीनने के बाद अब यहाँ पे दो कंडीशन बन रही थी। मद्रास पे जब अधिकार हो गया था, तो लाबुदेन चाहता था कि मद्रास को अंग्रेजों को पैसा लेके वापस कर दिया जाए, लेकिन डुप्ले इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। जब डुप्ले इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था, तो अंग्रेजों ने नवाब से शिकायत किया, तो नवाब ने डुप्ले को मद्रास छोड़ने के लिए कहा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। किसके साथ किसका युद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन जीत रहा है, इसको कंफर्म करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझ में आया, तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष नहीं समझ नहीं आएगा। तो पहले युद्ध का कंडीशन जो बन रहा था, वो ये था कि मद्रास पे फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। डुप्ले और लाबुदेन मिलके इन दोनों ने अंग्रेजों को पराजित कर मद्रास पे अधिकार किया। अब चूंकि मद्रास फ्रांसीसियों के अधीन आ गया, लाबुदेन मद्रास को पैसा लेके अंग्रेजों को देना चाहता था, लेकिन डुप्ले इसके लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ देखेंगे, अंग्रेजों ने नवाब से शिकायत किया, नवाब के बातों का भी डुप्ले ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब ध्यान नहीं दिया, तो नवाब नाराज हो गया। और दूसरी तरफ देखेंगे, लाबुदेन भी अंग्रेजों से पैसा लेके वापस जा चुका है। मतलब पहले उसने डुप्ले के साथ मिलके मद्रास को जीत लिया, लेकिन मद्रास पैसे लेके अंग्रेजों को देने की बात कह के वापस चला गया, लेकिन डुप्ले इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। अब जब डुप्ले तैयार नहीं हो रहा था, तो जाहिर सी बात है दोनों में युद्ध होना होगा। अब नवाब ने जब डुप्ले से मद्रास छोड़ने के लिए क्या कहा, तो इसने ध्यान नहीं दिया, और ध्यान ना देने का वजह क्या हुआ? दोनों के बीच युद्ध होने लगा। अब दोनों के बीच युद्ध कैसे होगा? एक तरफ अंग्रेज हैं और उसके साथ में नवाब है, दूसरी तरफ केवल फ्रांसीसी है। अब फ्रांसीसियों का गवर्नर डुप्ले है। डुप्ले ने, या ये कह लें डुप्ले की तरफ से युद्ध करने वाला जो व्यक्ति था, उसने एक छोटी सेना लेके अंग्रेजों के
और नवाब की एक बड़ी सेना को पराजित कर दिया। अब इससे क्या होता है, यहां देखेंगे, लाबुद्दीन दोनों मिलकर मद्रास पे अधिकार कर लिए। परिणाम स्वरूप सेंट सोम का युद्ध होता है। ये सेंट सोम का जो युद्ध होता है ये फ्रांसीसियों और नवाब के बीच में होता है। अब नवाब की एक बड़ी सेना होती है जिसको पैराडाइज की एक छोटी सेना ने पराजित किया था। आगे देखते हैं क्या होता है। पैराडाइज की जो एक छोटी सी सेना थी उसने महफूज खां की एक बड़ी सेना को पराजित कर दिया। ये पहला युद्ध का है। अगर प्रथम कर्नाटक युद्ध देखें तो इसमें नतीजा क्या निकल रहा है, मद्रास को लेके फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में संघर्ष होने लगा। इस संघर्ष में पैराडाइज के नेतृत्व वाली एक छोटी सेना, ये फ्रांसीसी सेना है जिसने महफूज खां की सेना नवाब की सेना है, की सेना को पराजित किया। और इस पराजय में का नतीजा क्या निकलता है, मद्रास पे फ्रांसीसियों का ही अधिकार बना रहता है। इसी बीच में आप देखेंगे 1748 में यूरोप की बात हो रही है। 1748 में यूरोप में एक्सला-सेपल की संधि हो जाती है। यूरोप में आपने देखा था ना कि फ्रांसीसी और अंग्रेज ऑस्ट्रियाई युद्ध और अमेरिकी उपनिवेशियों के आमने सामने से उनमें संघर्ष चल रहा था। लेकिन एक्सला-सेपल की संधि से क्या हुआ, ऑस्ट्रिया का युद्ध समाप्त हो गया। जब ये युद्ध समाप्त होता है, क्योंकि वहां की वजह से या यूरोप में दोनों कंपनियां आमने सामने थी, इसलिए भारत में भी दोनों कंपनियां आपस में संघर्ष करने लगी। जैसे ही यूरोप में एक्सला-सेपल की संधि से संघर्ष समाप्त होता है, भारत में भी दोनों कंपनियां अपने संघर्ष को विराम दे देती हैं और भारत में जो प्रथम कर्नाटक युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो जाता है। तो अगर ये देखा जाए कि भारत में या प्रथम कर्नाटक युद्ध या प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष किस संधि से समाप्त होता है, तो ध्यान रखेंगे यूरोप में एक्सला-सेपल की संधि होती है और इसी संधि से भारत में प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष भी समाप्त हो जाता है। इसी को कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कहें या प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कहें, इसी एक्सला-सेपल की संधि जो 1748 में होती है, इसी संधि से भारत में आप देखेंगे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष भी समाप्त हो जाता है। तो ये पहला संघर्ष था जो भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष चल रहा था, उसका ये पहला युद्ध था। अब इस युद्ध का नतीजा क्या निकलता है, या ये कह लें इस युद्ध के बाद जो एक्सला-सेपल की संधि होती उसका नतीजा क्या निकलता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि मद्रास के लिए युद्ध चल रहा था भारत में, क्योंकि मद्रास को फ्रांसीसियों ने जीत लिया था। अब मद्रास, इस संधि के बाद क्या हुआ, मद्रास को अंग्रेजों को दे दिया गया। पहली कंडीशन बन गई कि भारत में जो मद्रास के लिए संघर्ष चल रहा था इसको अंग्रेजों को दे दिया गया था। और देखेंगे यूरोप में क्या होता था, अमेरिका का लुइसबर्ग के लिए संघर्ष चल रहा था, इसके उपनिवेश के लिए संघर्ष चल रहा था। तो अमेरिका का लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को दे दिया गया। तो क्या निकला इस युद्ध से, इस युद्ध से यह हुआ कि भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का समाप्ति एक्सला-सेपल के संधि के द्वारा ही हो जाता है। और इस संधि का नतीजा ये निकलता है, यूरोप में दोनों कंपनियां शांति बनाए रखती हैं और इसी संधि से भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। और इस संधि में ये समझौता किया गया कि मद्रास अंग्रेजों को प्राप्त होगा और अमेरिका का लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को प्राप्त होगा। तो ये पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध का नतीजा निकला। ठीक है, तो अगर यहाँ से पूछा जाए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किसकी वजह से हुआ, तो यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, मद्रास के लिए और दूसरा अमेरिकी उपनिवेश के लिए, या ऑस्ट्रियाई युद्ध और अमेरिकी उपनिवेश के लिए, ये दोनों रीजन थे। और इस युद्ध की समाप्ति कैसे होती है, एक्सला-सेपल की संधि से जो 1748 में हुआ। और इस संधि से मद्रास को अंग्रेजों को दे दिया गया और लुइसबर्ग या अमेरिकी उपनिवेश का लुइसबर्ग
फ्रांसीसियों को प्राप्त हुआ और इसी के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त होता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि दोनों कंपनियां हैं, आगे फिर ये देखेंगे एक दूसरे सामने युद्ध करेंगी और उसी को क्या कहेंगे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध का क्या कारण था, उसका आप एक बात देखेंगे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू कैसे हुआ। अभी तक आपने देखा कि चंदा साहेब को कौन ले गया है, मराठे ले गए हैं। अब चूंकि चंदा साहब को मराठे ले गए हैं और कर्नाटक हैदराबाद के निजाम के अधीन था, तो जाहिर सी बात है कर्नाटक की गद्दी खाली है, कर्नाटक के नवाब की गद्दी खाली है और ये हैदराबाद के निजाम के अधीन था। तो हैदराबाद के निजाम ने क्या किया, कर्नाटक में एक नए नवाब अनवरुद्दीन को नियुक्त कर दिया, अनवरुद्दीन को नियुक्त कर दिया है। तो ध्यान से सुन लेंगे, ध्यान रखेंगे कि प्रथम कर्नाटक की युद्ध के समय जो कर्नाटक का नवाब है वो अनवरुद्दीन है, जबकि वहां का असली उत्तराधिकारी कौन था, चंदा साहब, जिसको मराठे अपने साथ ले गए। ठीक है, अब दूसरा कर्नाटक युद्ध कैसे होगा, उसकी शुरुआत कैसे होती है वो देखते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में अगर हम जानना चाहें तो देखेंगे 1748 में 1748 में पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 1746 से 1748 के बीच हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी 48 से शुरू हो जाता है। ठीक है, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू होने का रीजन क्या था, क्या कारण बनता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। 1748 में क्या होता है, हैदराबाद का जो निजाम है, हैदराबाद का निजाम, इसकी मृत्यु हो जाती है। देखेंगे 1748 में हैदराबाद के निजाम की मृत्यु हो जाती है। अब हैदराबाद के निजाम की मृत्यु, इसका उत्तराधिकारी नासिर जंग, नासिर जंग गद्दी पे बैठता है। लेकिन होता क्या है, जब नासिर जंग गद्दी पे बैठता है हैदराबाद की, तो इसी समय जो हैदराबाद का निजाम था उसके पुत्री का पुत्र, मतलब हैदराबाद का निजाम के पुत्री का पुत्र मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग, ये भी अपना दावा पेश कर देता है हैदराबाद के निजाम के लिए। अब हैदराबाद के निजाम पद के लिए दो दावेदार हो गए, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। ठीक है, दूसरी तरफ देखेंगे जो कर्नाटक का नवाब है, कर्नाटक के नवाब के लिए भी दो दावेदार है। एक कौन था, चंदा साहब, जिसको मराठे ले गए थे, और दूसरा निजाम ने जो दूसरा चंदा साहब के कैद हो जाने के बाद जब निजाम ने दूसरे व्यक्ति को कर्नाटक का नवाब बनाया, वो कौन था, अनवरुद्दीन। तो अब कर्नाटक में दो लोग, चंदा साहब और अनवरुद्दीन उत्तराधिकारी के रूप में है, और हैदराबाद के निजाम पद के लिए नासिर जंग और मुजफ्फर जंग है, ये दो लोग हैं। अब होता क्या है, इन्हीं दोनों लोग का साइड, एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ फ्रांसीसी आ जाएंगे और मिलके क्या लड़ेंगे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का प्रारंभ कर देते हैं। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध के पहले आपने देख लिया ना कि कर्नाटक के लिए दो दावेदार चंदा साहब और अनवरुद्दीन है, हैदराबाद के निजाम पद के लिए नासिर जंग और मुजफ्फर जंग है। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। देखिए हैदराबाद के निजाम की मृत्यु के बाद निजाम के पुत्र नासिर जंग
यहाँ का उत्तराधिकारी बना। लेकिन इसी समय मुजफ्फर जंग भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है। सबसे बड़ी बात क्या थी, जब ये हैदराबाद का कांड चल रहा था उसी समय मराठों ने चंदा साहब को रिहा कर दिया। चंदा साहब को रिहा कर दिया। अब जब चंदा साहब को रिहा कर दिया गया तो मैंने क्या कहा कि अब चंदा साहब रिहा हो जाने के बाद, चूंकि अभी कर्नाटक में अनरुद्दीन नवाब है और चंदा साहब उसका उत्तराधिकारी था, क्योंकि ये दोस्त अली का लड़का था या दोस्त अली का पुत्र था। और दोस्त अली की हत्या के बाद मराठे इसको अपने साथ ले गए थे और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के पहले चंदा साहब को मराठों ने रिहा कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बना कि कर्नाटक के दो उत्तराधिकारी हो गए, एक चंदा साहब और दूसरा अनरुद्दीन। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नवाब पद के लिए चंदा साहब और अनरुद्दीन, निजाम पद के लिए नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। ये मैंने आपको बता दिया। डुप्ले ने क्या किया, एक तरफ मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का साथ लिया और अंग्रेजों ने, ध्यान सुनेंगे, मैंने क्या कहा था कि जब दो कंडीशन बन रही है, एक तरफ चंदा साहब और अनरुद्दीन उत्तराधिकारी बन रहे हैं, दूसरे हैदराबाद के निजाम के लिए नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। इन्हीं दोनों का साइड एक तरफ अंग्रेज लेंगे और दूसरी तरफ फ्रांसीसी लेंगे। तो कौन किसका साइड ले रहा है वो देखते हैं। मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का साथ दिया अंग्रेजों ने और नासिर जंग और अनरुद्दीन का साथ दिया फ्रांसीसियों ने। अंबूर के युद्ध में अनरुद्दीन को, अब यहां ध्यान सुनेंगे क्या हो रहा है, चंदा साहब और अनरुद्दीन निजाम पद के लिए नासिर जंग और मुजफ्फर जंग थे। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का साथ लिया। डुप्ले ने किसका साथ लिया, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब को। इन दोनों ने, डुप्ले, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, ध्यान से देखेंगे, डुप्ले प्लस मुजफ्फर जंग प्लस चंदा साहब, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, अनरुद्दीन को पराजित कर दिया। इन तीनों ने मिलकर, डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब ने, इन तीनों ने मिलकर अनरुद्दीन जो अभी प्रेजेंट में कर्नाटक का नवाब है उसको पराजित कर दिया और इसकी हत्या कर दी। जब अनरुद्दीन की हत्या हो जाती, जब इन तीनों ने मिलकर अनरुद्दीन की हत्या की और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। अभी दोस्त अली था, दोस्त अली के बाद अनरुद्दीन हुए, अनरुद्दीन के बाद दोस्त अली का पुत्र चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बन गया। और जो अनरुद्दीन का उत्तराधिकारी है मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, ये चितनापल्ली में शरण लिया। देखिएगा, ये तीनों कर्नाटक युद्ध बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको अगर ध्यान से सुनेंगे कि कौन किसके साथ है, कैसे है, तो अब एक दो बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये युद्ध का कारण क्या था या किसके साथ किसका युद्ध हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और युद्ध का परिणाम क्या हुआ और किस संधि से युद्ध समाप्त होता है। ठीक, तो यहाँ देखेंगे, अभी मैंने कहा डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब ने मिलकर अनरुद्दीन को पराजित कर दिया, कर्नाटक पे चंदा साहब को नवाब के पद पे बैठा दिया। और दूसरी तरफ अनरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका जो उत्तराधिकारी था मोहम्मद अली, वो चितनापल्ली में जाके शरण लिया हुआ है। तो डुप्ले या फ्रांसीसी ने इनका संबंध लिया। अब होता क्या है, इनकी वजह से जब डुप्ले ने अनरुद्दीन को पराजित कर दिया तो अंग्रेज भी आएंगे बीच में। तो अंग्रेजों ने क्या किया, किसका साइड ले लिया, अनरुद्दीन के पुत्र का या अनरुद्दीन का, और दूसरी तरफ नासिर जंग का। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ
अंग्रेज प्लस नासिर जंग प्लस अनवरुद्दीन, या कह लें मोहम्मद, इसका उत्तराधिकारी मोहम्मद अली, जो कि चितनापल्ली में था। अंग्रेजों ने इनका साइड लिया, डुप्ले ने इनका साइड लिया। ठीक, अब चूंकि चितनापल्ली में मोहम्मद अली ने क्षण लिया था और अनवरुद्दीन पराजित हो गया था या उसकी मृत्यु हो गई थी और कर्नाटक के चंदा साहब नवाब बन गए थे, तो इसके आगे क्या होता है, क्लाइव ने, चूंकि अंग्रेज हार मानने वाले नहीं थे और उस समय यहाँ पे कौन था, क्लाइव आ चुका था, तो क्लाइव ने मुरारी राव की सहायता से, चूंकि आप अभी मैंने बता दिया कि अनवरुद्दीन का उत्तराधिकारी मोहम्मद अली कहाँ पे था, चितनापल्ली में शरण लिया हुआ था और अंग्रेज उसको चितनापल्ली से निकालना चाहते थे। ठीक है, तो क्लाइव ने एक सुझाव दिया कि अगर हम चंदा साहब की राजधानी अकार्ड पे आक्रमण करें तब हम मोहम्मद अली को चिन्नापल्ली से वापस ला सकते हैं, वहां से हटा सकते हैं या फिर वहां से उनको वापस ला सकते हैं। तो क्लाइव ने मुरारी राव की सहायता से चंदा साहब की राजधानी अकार्ड को घेर लिया या अकार्ड पे आक्रमण कर दिया। चंदा साहब जब सुने कि अकार्ड पे अंग्रेजों का आक्रमण हुआ तो ये अपनी राजधानी अकार्ड की तरफ जाने लगे, लेकिन बीच में ही देखेंगे तंजौर के शासक ने चंदा साहब की हत्या कर दी। ठीक, हुआ क्या, चंदा साहब कर्नाटक के गद्दी पे बैठा, कर्नाटक नवाब के रूप में है और दूसरी तरफ अनवरुद्दीन का पुत्र चितनापल्ली में है, तो अंग्रेज चितनापल्ली से मोहम्मद अली को छुड़ाना चाह रहे थे। तो इसी समय क्लाइव ने एक सुझाव दिया कि अगर हम चंदा साहब की राजधानी अकार्ड पे आक्रमण कर दें तो वो अपनी राजधानी की रक्षा के लिए आएगा और चितनापल्ली से मोहम्मद अली को निकाला जा सकता है। वही हुआ और अकार्ड पे जैसे ही क्लाइव ने आक्रमण किया, चंदा साहब अपनी राजधानी की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में चंदौर के शासक ने इसकी हत्या कर दी और मोहम्मद अली जो चितनापल्ली में था, जो कि तंजौर में हत्या होने के बाद, चंदा साहब की हत्या होने के बाद कर्नाटक की गद्दी दोबारा खाली हो गई, वहां के नवाब का पद खाली हो गया, तो मोहम्मद अली जो अनवरुद्दीन का उत्तराधिकारी था वो कर्नाटक का नवाब बन गया। पहले कर्नाटक का नवाब कौन था, दोस्त अली, दोस्त अली के बाद अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन के बाद चंदा साहब, चंदा साहब के बाद फिर अनवरुद्दीन का उत्तराधिकारी मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया। इसी बीच देखेंगे, चूंकि ये डुप्ले की वजह से हुआ, इसी बीच देखेंगे 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है, डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और उसकी जगह पे एक नया गवर्नर गोदेहो आता है। ये क्या करता है, ये अंग्रेजों से युद्ध नहीं करके संधि करना चाहता है, ये अंग्रेजों से संधि करना चाहता है और अंग्रेजों से इसने पांडिचेरी नामक एक संधि की या पांडिचेरी की संधि की। अब देखेंगे डुप्ले को वापस बुलाया जाता है, उसकी जगह गोदेहो को गवर्नर बना के भेजा जाता है, गवर्नर बन के आता है, तो ये युद्ध की जगह संधि पे ध्यान देता है और अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी की संधि करता है। पहला कर्नाटक युद्ध आपने देखा एक्सासेपल की संधि हुई थी, दूसरे कर्नाटक युद्ध में आप देखेंगे कि पांडिचेरी की संधि हुई और पांडिचेरी की संधि से द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। पांडिचेरी की संधि से द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त, पहला कर्नाटक युद्ध एक्सासेपल की संधि से, दूसरा पांडिचेरी की संधि से युद्ध समाप्त हो जाता है। अब पांडिचेरी की जो संधि हुई इसमें यह तय किया जाता है कि दोनों कंपनियां मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के क्षेत्र वापस करेंगे और भारतीय राजनीति में दखल नहीं देंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे पहला कर्नाटक युद्ध
किस संधि से समाप्त हुआ, क्या नतीजा निकला। दूसरा, कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ और इसका क्या नतीजा निकला। पहला एक्सासेपल, दूसरा पांडिचेरी की संधि, और पांडिचेरी सी की संधि से द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध क्या होता है। दो आपने देख लिया। अभी इन दोनों को एक बार दोबारा अगर आप वीडियो देखेंगे या वीडियो को देख के लिख के समझना चाहेंगे तो जरूर समझ में आएगा, क्योंकि ये तीनों युद्ध बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। क्योंकि यहाँ पे ये समझना आसान हो जाता है कि कौन सा युद्ध किसके साथ, किसके द्वारा, और प्रारंभ कैसे होता है, कौन सी संधि से समाप्त होता है, किसके साथ कौन है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। अगर ये आप जान गए तो ये तीनों कर्नाटक युद्ध आप आसानी से समझ सकते हैं, और इससे हर बार किसी ना किसी पेपर में क्वेश्चन आपको अक्सर मिलता रहता है। तो देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध कैसे शुरू होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का डेट क्या है, 1756 से 63 के बीच होता है। अब इस युद्ध के बीच में आप देखेंगे इसी समय यूरोप में, अभी तक पहला आपने देखा कर्नाटक के और अमेरिकी उपनिवेश के लिए हुआ था, दूसरा कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के निजाम के पद के लिए होता है, तीसरा आप फिर देख रहे हैं कि तीसरा युद्ध क्यों हो रहा है, जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है। ये सप्तवर्षीय युद्ध क्योंकि ये 7 वर्ष का युद्ध था, इसलिए सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। तो यूरोप में इस समय सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। जब यूरोप में दोनों कंपनियां आमने सामने आई तो भारत में भी दोनों कंपनियां आमने सामने आ गई। दोनों कंपनियां आमने सामने आ गई। अब शुरुआत कैसे होती है, फ्रांसीसियों ने चितनापल्ली पल्ली पे, और अंग्रेजों ने चंद्रनगर और बालासोर तथा पटना पे अधिकार कर लिया। जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है, भारत में भी दोनों कंपनियां एक दूसरे के क्षेत्रों को अधिकार करने लगती हैं। और शुरुआत कैसे होता है, फ्रांसीसियों ने चितनापल्ली पे, अंग्रेजों ने चंद्रनगर, बालासोर और पटना पे अधिकार कर लिया। अब जब ये अधिकार कर लेते हैं अब अधिकार करने के बाद क्या होता है, इसी बीच में 1758 में काउंट डी लैली फ्रांसीसियों का कमांडर चीफ बन के आता है। ये कह लें फ्रांसीसियों का कमांडर चीफ बन के आता है कौन, काउंट डी लैली, और इसने सेंट डेविड पे अधिकार कर लिया। ये शुरुआत तृतीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत कैसे होती, जब काउंट डी लैली कमांडर इन चीफ बन के आता है और ये सेंट डेविड पे अधिकार कर लेता है। जब ये अधिकार करता है, इसी के अधिकार की वजह से दोनों कंपनियों के बीच में 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध लड़ा जाता है। अब ये वांडीवास का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। कब, 22 जनवरी 1760 में। इस वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट डी लैली कर रहा था, जबकि अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट कर रहा था। ये नेतृत्व भी ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इन युद्धों का नेतृत्व कौन कौन कर रहा था या किसके तरफ से कौन कर रहा था। तो अंग्रेजों के तरफ से तृतीय कर्नाटक युद्ध में देखेंगे आयरकूट है, और फ्रांसीसियों की तरफ देखेंगे तो काउंट डी लैली है। ठीक। अब इस युद्ध में क्या होता है, फ्रांसीसी जो वांडीवास का युद्ध होता है, इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं, जिससे अब फ्रांसीसी पराजित होते हैं, लेकिन ये युद्ध अभी समाप्त नहीं होता है। फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं लेकिन अभी युद्ध समाप्त नहीं होता। लेकिन जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में समाप्त होता है, अब ये सप्तवर्षीय युद्ध किसके कारण, किस संधि से समाप्त होता है, पेरिस की संधि होती है। अब पेरिस की संधि से यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध भी समाप्त हो जाता है। 1763 में पेरिस की संधि होती है, पहला एक्सासेपल की संधि, दूसरा पांडिचेरी की संधि, तीसरा
पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि से आप देखेंगे यूरोप की सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है, और जैसे ही युद्ध समाप्त होता है वहां पे भारत में भी दोनों कंपनियां अपने झड़प को या अपने संघर्ष को समाप्त कर देती हैं। और इसी के साथ पेरिस की संधि के साथ ही भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध जब समाप्त होता है, अब पेरिस की संधि होती है, तो इससे क्या नतीजा निकलता है, इसमें क्या होता है, क्योंकि फ्रांसीसी हार चुके हैं तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों की शर्तों को मानना पड़ेगा। तो अंग्रेज क्या कहते हैं कि भारत में अब जो फ्रांसीसी है तो केवल व्यापार करेंगे, राजनीति में दखल नहीं देंगे। ये पेरिस की संधि का, या अंग्रेजों ने ये शर्त रखा था पेरिस की संधि में कि फ्रांसीसी अब भारत में केवल व्यापार करेंगे और यहाँ की राजनीति में दखल नहीं देंगे, और ना ही फ्रांसीसी अपने कंपनियों की किलेबंदी करेंगे। तो पहली संधि एक्स्ट्रासेपल, दूसरी संधि पांडिचेरी की, तीसरी पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त होता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध से यह तय हो जाता है कि भारत में अब अंग्रेजों का ही वर्चस्व रहेगा और फ्रांसीसी केवल व्यापार करेंगे, ना कि राजनीति में दखल देंगे। ठीक है, अब एक तो हो गया कि अंग्रेजों के साइड का। दूसरी तरफ आप देखेंगे अभी कर्नाटक और हैदराबाद के निजाम के लिए भी संघर्ष चल रहा था। कर्नाटक पे तो मोहम्मद अली नवाब के पद पे बैठ गया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अब निजाम पद के लिए भी झगड़ा होता है। और निजाम पद में लास्ट में आप देखेंगे कि नासिर जंग के बाद मुजफ्फर जंग बैठता है। मुजफ्फर जंग के बाद मुजफ्फर जंग का बेटा, क्योंकि मुजफ्फर जंग भी मारा जाता है, और मुजफ्फर जंग के बाद देखेंगे इसका एक भाई आता है, वो भी मारा जाएगा। और लास्ट में क्या होता है कि ना तो मुजफ्फर जंग होता है, ना तो नासिर जंग, कोई तीसरा इस पद पे आके बैठता है। अब कर्नाटक युद्ध और या फिर आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में देखेंगे कि सारा मामला केवल उत्तराधिकार और भारत में वर्चस्व के लिए लड़ा जाता है। और ये युद्ध, ये लास्ट में देखेंगे इस युद्ध ने ये तय कर दिया कि भारत में अंग्रेजों का ही वर्चस्व चलेगा। और इसी के बाद आप देखेंगे अंग्रेजों ने भारत में बंगाल में दखल देना शुरू किया। अब बंगाल में दखल कैसे देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1757 में प्लासी का और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध इसी समय, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं 1763 में पेरिस की संधि हो रही है, और पेरिस की संधि के बाद आप देखेंगे 1764 में भारत में बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। अब बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल पे एक तरह से अधिकार कर लेते हैं, या ये कह ले भारत पे एक छत्र राज करने लगते हैं, क्योंकि इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी संधि से देखेंगे भारत में अंग्रेजों का अधिकार, या भारत में अंग्रेज का जो पकड़ है वो मजबूत हो जाती है, और एक तरह से भारत में या पूरा भारत इनके हाथ में आने लगता है। क्योंकि बंगाल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, और बंगाल इस इलाहाबाद की संधि से बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल शासक, इन तीनों ने अंग्रेजों से युद्ध किया था, और तीनों पराजित होते हैं। पराजय होने के बाद इन तीनों से संधि होती है, और इस संधि ने भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व कायम कर दिया था। इसके बाद, क्योंकि ये क्लास अभी और थोड़ी सी बाकी है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद एक क्लास हम और लेंगे जिसमें हम शॉर्ट तरीके से आपको इन तीनों युद्धों का निचोड़ बताएंगे। उसके बाद फिर हम बंगाल पे अंग्रेजों के प्रभुत्व को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को नहीं समझ में आ रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड युद्ध होते हैं, या ये कर्नाटक युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना बहुत आसान नहीं है। लेकिन अगर आप एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, आपको तो समझ में आने लगेगा। अगली बार या अगले क्लास में हम इन तीनों युद्धों का निचोड़ देखेंगे, और उसके बाद बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुरुजी बंद कर दीजिए, तो बहुत लंबा क्लास हो गया, अभी और चलना है।